हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस हमारे साथ। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। अगले वीडियो लेके आए हैं वारेन हेस्टिंग के बारे में आज जानेंगे। इससे पहले वीडियो में रॉबर्ट क्लाइव देखे थे, आज वारेन हेस्टिंग देखेंगे। वारेन हेस्टिंग का जो शासन काल था 1772 से 1750 ईस्वी तक था। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति 1772 ईस्वी में की थी। जो रॉबर्ट क्लाइव द्वैत शासन लगाया था उसको वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 तक। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। इस एक्ट का जो है रेगुलेटिंग एक्ट सब है, पीठ एक्ट है, इसका एक अलग से वीडियो बनेंगे तो उसमें हम पूरा डिटेल से समझाएंगे। तत्काल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किसके काल में क्या हुआ था। भारत में 5 वर्षीय भू लगान व्यवस्था की शुरुआत 1772 ईस्वी में हुई। फिर 1773 ईस्वी में ट्रस्ट तथा निजी व्यापार में लगे करों को हटा दिया गया तथा उनके जगह पर जिलों में भारतीय दीवान नियुक्त किए गए। 1776 ईस्वी में पंचवर्षीय ठेकों को समाप्त कर दिया गया। जो पंचवर्षीय भूलान व्यवस्था चले उसको समाप्त करके फिर से 1 वर्षीय प्रणाली की शुरुआत की गई। 1781 ईस्वी में इस व्यवस्था में सुधार करते हुए प्रांतीय परिषदें समाप्त कर दी गई और जिलों में पुनः कलेक्टर नियुक्त किए गए लेकिन उन्हें कर निश्चित करने का अधिकार नहीं था। उसको कर निश्चित करने का अधिकार नहीं। वारेन हेस्टिंग अपने पीछे दुख, विद्रोह तथा अकालों के एक लड़ी छोड़ गया। वारेन हेस्टिंग के काल में उत्पन्न हुई समस्या को देखते हुए 1789 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह कहना पड़ा था कि कंपनी के अधीन प्रदेश का तीसरा भाग केवल उजाड़ तथा वहां जंगली पशु ही बसते हैं। आगे चलते हैं। नए सुधार 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिलों में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय स्थापित कर दिया गया। दीवानी न्यायालय कलेक्टरों के अधीन होता था। वे सभी प्रकार के मामले सुनते थे। हिंदुओं पर हिंदू विधि तथा मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू होती थी। दीवानी न्यायालय में 500 रुपये तक के मामले की सुनवाई होती थी। इससे ऊपर सदर दीवानी न्यायालय अदालत में हो सकती थी। सदर दीवानी न्यायालय की स्थापना में की गई थी। सदर दीवानी न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ओ यहाँ पे छूट गया, रुको 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 रुको। पॉज करो। स्थापना कलकत्ता में की गई थी। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। जिला फौजदारी अदालत में एक भारतीय अधिकारी के अधीन होता था जिला फौजदारी अदालत, और जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। फौजदारी अदालत में न्याय खुली अदालत में होता था। फौजदारी अदालत में इस्लामी कानून लागू होता था। मृत्युदंड तथा संपत्ति की जब्ती के लिए कलकत्ता स्थित सदर निजामत अदालत का निर्णय अंतिम होता था। मृत्युदंड का जो है और संपत्ति की जब्ती का जो प्रावधान था वो कलकत्ता स्थित सदर निजामत का निर्णय अंतिम होता था। जिला निजामत अदालत में अपील सदर निजामत अदालत में होती थी जिसका अध्यक्ष उप निजाम होता था। जिला निजामत अदालत से अपील सदर निजामत में होता था जिसका अध्यक्ष उप निजाम होता था। कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के अधीन क्षेत्र में कलकत्ता में रहने वाले सभी भारतीय तथा अंग्रेज थे। कलकत्ता में स्थापित जो सुप्रीम कोर्ट था उसके अधीन जो था वो कलकत्ता के सभी भारतीय और अंग्रेज थे। कलकत्ता से बाहर रहने वाले भारतीय के झगड़े को यह न्यायालय तभी सुन सकता था यदि दोनों पक्ष इसके लिए दोनों स्वीकृति दे दे। ये था कि कलकत्ता स्थित जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें जो कलकत्ता से बाहर का जो झगड़े थे या कोई भी कानून था वो दोनों पक्ष जब तक स्वीकृति नहीं देगा तब तक वो नहीं सुन सकता है। आगे चलिए। कोर्ट में अंग्रेजी कानून लागू होता था जबकि सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजामत अदालत में हिंदू तथा मुस्लिम कानून लागू होता था। वारेन हेस्टिंग ने हिंदू तथा मुस्लिम विधियों को भी एक पुस्तक का रूप देने का प्रयत्न किया। वारेन हेस्टिंग था जो हिंदू और मुस्लिम विधियों को एक पुस्तक में
उसको व्याख्या करने की कोशिश किया, एक पुस्तक का रूप देने, या जो संस्कृत में था, संस्कृत भाषा में था। 1736 में संस्कृत में कोड ऑफ जेंटल लॉ के नाम से संस्कृत भाषा में कानून से संबंधित किताब छपी। कानून से संबंधित दूसरी किताब 1791 ईस्वी में विलियम जोन्स तथा कोलब्रुक द्वारा लिखी गई डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ का प्रकाशन हुआ। क्या है? डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ का प्रकाशन हुआ। औरंगजेब कालीन रचित पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का अंग्रेजी अनुवाद करने का प्रयत्न किया गया। अंग्रेजी कालीन जो फतवा ए आलमगीरी का पुस्तक था उसको भी अंग्रेजी में अनुवाद करने का प्रयत्न किया गया। वारेन हेस्टिंग द्वारा वाणिज्य संबंधी भी सुधार किया गया। उन्होंने जमींदारों के क्षेत्रों में स्थित शुल्कगिरी बंद कर दिए गए। जो जमींदारी वाला स्थान था, जगह था, वहां पे शुल्कगिरी बंद कर दिया और केवल 5 शुल्कगिरी रह गए। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, हुगली और पटना में रह गए। व्यापारियों को शुल्क 2.5% देना पड़ता था। 2.5% शुल्क देना पड़ता था। अब मुगल शासक शाह आलम से संबंध। वारेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को दी जाने वाली 26 लाख की वार्षिक पेंशन बंद कर दी गई। इस संदर्भ में उन्हें यह कहा गया कि सम्राट ने मराठों का संरक्षण स्वीकार कर लिया है। अब उसको जो मुगल शाह आलम था उसको हेस्टिंग ने जो 26 लाख वार्षिक सालाना पेंशन मिलता था उसको बंद कर दिया गया। और वो बंद कर दिया, ये कह करके बंद कर दिया कि उसने मराठा का अधीन स्वीकार कर लिया है। मराठा शासकों का शासक से ले लिया गया, मराठों का संरक्षण स्वीकार कर लिया गया। कारा और मानिकपुर इलाहाबाद का इलाका भी मुगल शासक से ले लिया गया और अवध के नवाब से 50 लाख रुपया में बेच डाले। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। वारेन हेस्टिंग और ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग भी लगाया गया। इसलिए कि यह कोई भी उसके विरोध में, जो ब्रिटिश संसद है उसके विरोध में कार्य किया, कानून बनाया हुआ, जो भी काम किया हुआ। तो इतना हो गया, अब खत्म है। ये टॉपिक का इतना ही था। और क्या कहते हैं, जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बोलिए जुड़ने के लिए। जय हिंद। अगला टॉपिक